क्योंकि उनका मकसद है मुसलमानों को एजिटेट करना, लोगों को पोलराइज करना और कम्युनल माहौल बनाना, ताकि लोग धर्म के नशे में चूर हो जाएं और अपने मफाद को भूल जाएं और वोट डाले धर्म के नाम पे, और एक बार फिर 5 साल के लिए उनके पास सत्ता आ जाए। इस्लाम ने औरतों के लिए प्रॉपर्टी राइट्स की बात कही है, सुन लीजिए, कि उनको हक दिया जाए। हिंदू कोड बिल में क्या था, उससे पहले जब हिंदू जो आईली कानून था उसमें रिफॉर्म्स नहीं हुआ था, उनको क्या है प्रॉपर्टी में भी राइट्स नहीं मिलते थे और डाइवोर्स यानी तलाक भी नहीं मिलता था। औरतों के खिलाफ बहुत सारे ऐसे रस्म था। हिंदू महासभा और आरएसएस के लोग ने मतलब पूरी नेहरू के ऊपर, पूरे अंबेडकर के ऊपर और पूरे तहरीक के खिलाफ बड़ी मुखालफत की थी और उन्होंने कहा कि अरे ये क्या हिंदू कोड बिल लाने की और इसमें इस्लाह करने की क्या ज़रूरत है, और रियासत को इसमें कोई अधिकार नहीं है कि आप आईली कानून के साथ छेड़छाड़ करें। और देखिए भाई, अगर वही बात मुसलमान कहता है कि आईली कानून के साथ छेड़छाड़ ना होनी चाहिए, तो आप कहते हैं कि वो दकियानूस है, वो बिल्कुल मुल्क मुखालिफ है। और जिस जमाने में मेजॉरिटी कम्युनिटी की महिलाओं के लिए कुछ किया जा रहा था तो वो उसके खिलाफ क्या कर रहे थे, रैलियां निकाल रहे थे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस वक्त मुल्क में एक नई बहस शुरू की जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का भूत एक बार फिर बोतल से बाहर है। आमतौर पर मुसलमान ये समझता है कि ये उसके खिलाफ है, जबकि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर बनेगा तो और सारे धर्म के, मजहबों के, संप्रदायों के लोगों पर भी वो लागू होगा, जो अब नहीं है। उसमें हो सकता है बहुत से लोगों को ऐतराज हो, लेकिन आम तौर पर जो ये गोदी मीडिया है वो भी मुसलमान से रिएक्शन मांगता है और मुसलमान भी भड़क जाते हैं और ये कहना शुरू कर देते हैं कि हमारा जो पर्सनल लॉ है, जो हमारे मजहब ने कानून दिया है, हम उसको अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। इस गहराई में सोचते ही नहीं कि आखिर ये है क्या, और क्या सिर्फ मुसलमान ही उसके जद में आएंगे या दूसरे और संप्रदाय भी आएंगे। सबकी राय आने दो, आप खामोश रहो। वोट लेने वाले इसी तरह से भड़का करके आपको इन चीजों में उलझाना चाहते हैं। आज डॉक्टर अभय कुमार का मजमून छपा है इनकलाब में, यकसा सिविल कोड, जज्बात से काम ना लीजिए। तो मैं आज अभय कुमार जी से ही बात कर रहा हूं इसी टॉपिक पर, चूंकि आंखें खुलनी बहुत जरूरी हैं। जो ये आरएसएस और बीजेपी और पॉलिटिकल पार्टियों के जरिए प्रोजेक्ट किए गए मुस्लिम लीडर, जिन लोगों के घरों पर, ऐसे लोग भी हैं जिनके घरों पर लिफाफे जाते हुए पकड़े गए हैं एजेंसियों की तरफ से, सरकार की तरफ से, वही लोग हमारे मुसलमानों के लीडर बने हुए हैं। कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका मैं अभी नाम यहां नहीं ले रहा हूं, लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे। मैं डॉक्टर अभय कुमार से पूछना चाहता हूं कि आपने जो स्टडी किया है, और मैं आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी बता दूं कि ये इस वक्त क्यों बहस में आया है। 22वां लॉ कमीशन बना है जिसने आवाम से राय मांगी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या ना हो। इससे पहले 21वें लॉ कमीशन ने 2018 में अपनी रिपोर्ट में कह दिया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, लेकिन बीजेपी को तो इसी पर अपनी सियासी रोटियां सेकनी है। अब आखिर ये नया कमीशन आने की क्या जरूरत है, क्या अब राय बदल जाएगी, इन सब इश्यूज पर बात करेंगे। डॉक्टर अभय कुमार जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं। आप बताइए कि जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है वो क्या कहती है। 21वीं जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, आपने बहुत डिटेल से उसका रेफरेंस भी दिया है अपने मजमून में और आपने उसे स्टडी किया है। क्या कुछ है, एक तो शुरू में आप ये बता दीजिए कि ये असल में मुद्दा है क्या, लोग समझ लें, आम लोग भी समझ लें, और ये क्यों सिर्फ मुसलमान अपने आप को समझता है कि शायद हम ही जद में आएंगे और किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कुछ है, जरा बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका काज़मी साहब का, और हमारे तमाम जो हमारे भाई, हमारे बहन
जो भी इस प्रोग्राम को देखते हैं, मैं सब लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपके कमेंट्स भी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। देखिए, जो मसला बनाना चाहते हैं वो तो बनाएंगे, जो लोगों को लड़ाना चाहते हैं वो लड़ाएंगे, क्योंकि उसमें उनका मफाद जो है, स्वार्थ, उनका इंटरेस्ट छुपा हुआ है। लेकिन जो सच्चे लोग हों, जो इंसाफ पसंद लोग हों, जो सेकुलर लोग हों, जो इंसानियत में यकीन रखते हैं, उनको चाहिए कि वो उनके झांसे में ना आए। अब देखिए, ये जो मैं बात कह रहा हूं, यही स्पिरिट, इसी जज्बे के साथ मैंने आज के रोज यानी 27 जून 2023 को इनकलाब में मजमून लिखा। और मैंने इस टॉपिक पे जेएनयू से पीएचडी भी की है। मेरी जो पीएचडी है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे ही है, और मैं एक लंबे वक्त से इस मसले पे सोच रहा हूं, और मैंने बहुत सारे मजामीन भी इस टॉपिक पे लिखे हैं। लेकिन आज का जो ये मजमून है वो पिछले मजमून से एक मतलब में, एक लिहाज से अलग है, क्योंकि यहाँ पे मैं जो एक अपील कर रहा हूं, एक मेरा मुअद्दबाना अपील जो है, एक मैं जो रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वो मुस्लिम लीडरशिप से कर रहा हूं। और मैं मुस्लिम लीडर से मुखातिब होके कुछ अर्ज कर रहा हूं, अपनी कुछ बातें उनके सामने रखना चाहता हूं, और इसी जज्बे के साथ मैंने ये आर्टिकल लिखा। और मैं जब मुस्लिम लीडरशिप की बात कहता हूं तो आप ये मत समझिए कि मैं पूरे मुस्लिम लीडरशिप की बात कह रहा हूं या पूरे मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूं। कुछ लोग हैं जो कभी कभी दानिस्ता तौर पे, कभी कभी गैर दानिस्ता तौर पे, कभी कभी जाने अनजाने, कभी समझ के, कभी ना समझ बन के, कभी जागते हुए, कभी सोते हुए कुछ ऐसी बातें कह देते हैं, जो क्या होता है कि जो एक जाल बिछाया गया है, जो एक तरह का गेम सेट किया गया है, उसमें वो मददगार साबित हो जाता है। ये बातें हैं। तो जाल बिछाने वाले कौन लोग हैं? जाल बिछाने वाले वो लोग हैं जिनको पता है कि अगर सियासत में कामयाब होना है, इंतखाबात जीतना है, तो लोगों को धर्म के आधार पर बांट के रखो। धर्म के आधार पर इसलिए बांटना है क्योंकि एक ऐसी कम्युनिटी है जिसकी आबादी बहुत बड़ी है, दूसरी एक ऐसी कम्युनिटी है जिसकी आबादी बड़ी छोटी है। तो अगर हमने धर्म का नशा, धर्म का जुनून फैला दिया, तो लोग धर्म के नाम पे वोट देंगे, तो भाई हम अक्सरियती समाज की सियासत करते हैं तो हम तो जीत ही जाएंगे। इसीलिए एकसा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड को फिर इलेक्शन से पहले इसको फिर से इसको छेड़ा गया है। देखिए, अपोजिशन पार्टियां जो हैं वो किसी तरह से जोड़ तोड़ कर रही हैं कि किसी तरह से एक फॉर्मेडेबल, एक मजबूत जो है इत्तेहाद बन जाए, ताकि 2024 में कुछ हो। अभी पटना में भी मीटिंग चल रही है। तो एक तरफ अपोजिशन पार्टी जो आज भी बहुत मजबूत नहीं है लेकिन कोशिश कर रही है कि एक मुतबादिल दें, और दूसरी तरफ जो बरसरे इक़्तिदार जमात है वो आज भी बहुत ताकतवर है, पैसा, दौलत, एजेंसियां सब उनके पास है, लेकिन उनको पता है कि उनकी बुनियाद इतनी कमजोर है कि अगर वो लोगों को बांटे नहीं तो ज्यादा दिन तक सियासत में रह नहीं सकते हैं। और इसलिए उनके कुछ पेट एजेंडा है, उनको कहते हैं ना, वो हमेशा कुछ एजेंडों की बात करता है। अब देखिएगा, जो भारतीय जनता पार्टी है उसके 3 एजेंडे जो हैं वो उसके बड़े दिल के करीब हैं, जिसको हम और आप कहते हैं मुतनाज़े, विवादित। लेकिन वो क्या है? मंदिर बनवाना, वो क्या है? कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म करना, और क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना। तो आप देखिए, ये 3 इशू से गरीब आदमी को कितना फायदा होता है, एक नौजवान को क्या नौकरी मिलती है, भूखे को कोई खाना मिलता है कि नहीं मिलता है? कुछ नहीं होता है। लेकिन लोगों के अंदर में एक मजहबी, एक जुनून, एक जोश, एक तरह की हरकत पैदा हो जाती है, और वो उनको कहीं ना कहीं वोट मिलने में हासिल हो जाती है, ये मददगार साबित हो जाती है। अब एक है कि एक कॉन्टेक्स्ट भी मैं बता दूं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात अभी क्यों आ गई। अभी इसलिए आई कि कुछ दिन पहले 22वां लॉ कमीशन ने एक नोटिस जारी किया, आवाम से अपील की कुछ ही दिन पहले कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अपनी राय दीजिए, हमें मेल कीजिए, हमें लेटर लिखिए,
है ना। तो अब सवाल ये है कि लॉ कमीशन ने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जो बातें कही और उसके बाद जो गोदी मीडिया है वो फिर चिल्लाने लगा कि देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, मुसलमानों की आबादी इतनी बढ़ रही है, वो इतनी इतनी शादियां कर रहे हैं, देश की डेमोग्राफी बदल रहे हैं, कब तक मुस्लिम औरतों के साथ जुल्म ज्यादती होगी, मुसलमान जो मर्द हैं वो जो हैं जोर जबरदस्ती से काम करते हैं, अकलियती समाज जो है वो जो है मुल्क को पीछे धकेल रहा है। इस तरह की बातें छुपे तरीके से या खुल के हो रही है। एक बोलते हैं अंग्रेजी में, एक वो बोलते हैं डॉग व्हिसल बोलते हैं उसको, कि अगर आप एक सीटी बजाते हैं तो वो जो सुनने वाला जो व्यक्ति होता है उसको समझ में आ जाता है और बाकी लोगों को समझ में नहीं आता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आया और आपने कहना शुरू कर दिया, हाँ कुछ लोग शादियां कर रहे हैं, उसको रोकना होगा, बच्चे पैदा कर रहे हैं, डेमोग्राफी बढ़ रही है। आप नाम लो या ना लो, जिस कौम के खिलाफ, जिस मिल्लत के खिलाफ, जिस समाज के खिलाफ आप बरसों से प्रोपेगेंडा चला रहे थे, उसके दिलों में तो खौफ पैदा हो जाएगा कि 2 वक्त की रोजी नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं है, हमारे बच्चों को तालीम नहीं मिल रही है, हम सुरक्षित नहीं है, कहीं पकड़ के हमसे कहा जा रहा है कि ये नारे दो तो वो नारे दो। अब ऊपर से ये भी बात आ गई कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे उनको धर्म और उनके दीन से दूर भी कर दिया जाएगा। तो ये एक घबराहट हो जाती है और माइनॉरिटी कम्युनिटी और डर जाता है। और कुछ लोग जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर में है, जो गैर जिम्मेदारी से काम लेते हैं, वो कभी कभी आके भड़काऊ बातें कह जाते हैं, कभी कभी जोश में बातें कह जाते हैं, कभी कभी हो सकता है उनसे कहा जाता होगा कि इस तरह की यहाँ पे बातें कर लीजिए, कुछ उनको मफाद उनके पूरे कर दिए जाते हो। ये सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं चंद लोगों की बात करता हूं। लेकिन एक याद रखिए, पूरे शहर को जलाने के लिए माचिस की एक तिल्ली ही काफी है। सुनिए, अगर किसी ने गलत काम कर दिया तो उसका नुकसान बहुत हो जाता है। अच्छा काम करने के लिए बहुत लोगों को मिलकर करना होगा, लेकिन गलत काम अगर एक इंसान भी कर दे तो उसके नुकसान बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि हमें इस पूरे मामले को कैसे समझना है। आप लोगों को भी बहुत सारे डिबेट और डिस्कशन टीवी पे आए हुए होंगे, लेकिन आज मैं कुछ ठोस बातें करूंगा। ठोस बातें ये है कि सबसे पहली बात आप लोग सोचिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला आया तो मीडिया माइक लेके ऐसे मुसलमान जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है और बड़ी बड़ी टोपी है, जो देखने में मुसलमान है, छोटी दाढ़ी से काम नहीं चलेगा, ऐसे लोगों को वो ढूंढ ढूंढ के क्यों मीडिया वाले आ जाते हैं, उनके दफ्तर में बैठ जाते हैं, उनको पकड़ लेते हैं, कहते हैं अरे साहब आपको गाड़ियां दी जा रही है, आप स्टूडियो में आइए, आप बयान दीजिए। क्यों बयान दीजिए? अरे भाई, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला इस भारत देश, हमारे प्यारे देश के सारे लोगों से जुड़ा हुआ है, हिंदू समाज से भी जुड़ा हुआ है, मुसलमान से भी जुड़ा हुआ है, ईसाई से भी जुड़ा हुआ है, सिख से भी जुड़ा हुआ है, पारसी से भी जुड़ा हुआ है, मजहब को मानने वाले से भी जुड़ा हुआ है, मजहब के न मानने वाले से भी जुड़ा हुआ है, दलित से भी जुड़ा हुआ है, आला जात से भी जुड़ा हुआ है, आदिवासियों से जुड़ा हुआ है, खवातीन से जुड़ा हुआ है, मशरकी शमाल मशरकी हिस्से में रहने वाले लोगों से जुड़ा हुआ है, कश्मीर में रहने वाले लोगों से जुड़ा हुआ है, तमिलनाडु में लोगों के रहने वाले से जुड़ा हुआ। तो मुसलमान को ही क्यों पकड़ा जाता है? ये जरा सोचने की बात है। और अगर वो आते भी हैं मीडिया वाले तो हम उनको टाटा बाय बाय क्यों नहीं कहते हैं? देखिए, हम कहते हैं कि नहीं, हमको जहां अपनी बात रखनी होगी हम रखेंगे, क्योंकि आप जिस नियत से आ रहे हैं, जो आप प्रोग्राम चला रहे हैं, हमको नहीं लग रहा है कि आप कोई संजीदा बहस चाहते हैं। देखिए, अपनी बात रखने से मैं नहीं रोक रहा हूं, हमें अपनी बातें जरूर रखनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुंह पे ताला लगा लीजिए, लेकिन अगर कोई ऐसा मजलिस, ऐसा मजमा लगाया हुआ है जहां सारी साजिशें हुई हैं कि एक कम्युनिटी को बदनाम किया जाए, तो उस मजलिस में हम बैठने के लिए क्यों जाए? जिस मजलिस में हमारी इज्जत ना हो, हमारी रुसवाई ना हो, उससे बेहतर है कि हम उस मजलिस में ना जाएं। हम अपनी बात जो है 1 से कहेंगे, 2 से कहेंगे, 5 से कहेंगे, हम जितने लोगों तक पहुंचा पाएंगे हम कहेंगे। तो यही मैं कह रहा था कि हमें भड़काऊ जज्बात में बहने की जरूरत नहीं है। हमें इस तरह की चीजों से गुरेज करना चाहिए और पूरे मामले को पूरी संजीदगी, अक्ल, दलाइल की रोशनी में समझनी चाहिए। अब देखिए, मीडिया अच्छा, जरा बात आगे बढ़े उससे पहले मैं जरा रोक करके पूछना चाहता हूं। आम आदमी के जहन में पहला सवाल यह आता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? क्या कहीं कोई ड्राफ्ट आया है अब तक?
क्या कभी आरएसएस बीजेपी ने कोई ड्राफ्ट पेश किया है? क्या है? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बात कह दी, यानी आपसे आपका कानून छीना जा रहा है, लेकिन उसके बदले में क्या दिया जा रहा है वो तो अभी कोई चीज सामने नहीं है। तो फिर इसमें इतनी बहस पे अपने आप को खर्च क्यों कर रहे हैं लोग? ये एक बड़ा सवाल है। जी, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अंग्रेजों से आने के पहले इस मुल्क में कॉलोनियल रूल से पहले हमारे देश में जो कानून होते थे, वो कानून जो थे एक तरह का पर्सनल लॉ ही थे। यानी हिंदू समाज के लिए अलग कानून थे, मुस्लिम समाज के लिए अलग कानून थे। उनको मतलब जो भी यहाँ का बादशाह था वो लोगों के धर्म, उनकी अकीदे का एहतराम करके कोई फैसला करता था। लेकिन जब जदीद दौर आया, जब पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, सरमायादारी का जब निजाम आया, जब अंग्रेजी हुकूमत यहाँ पे आई, तो एक मार्केट, ये एक जो है कि मार्केट नाम की एक चीज फैली, ये बढ़ी पूरी दुनिया में। तो वो मार्केट की ये जरूरत होती है कि हम एक यूनिफॉर्म को कानून बनाए ताकि उसको तिजारत करने में, गवर्न करने में लोगों को आसानी हो। तो अंग्रेज जब यहाँ पे आए तो उन्होंने एक दिन में आईली कानून को खत्म नहीं किया। वो धीरे धीरे, मान लीजिए कि हिंदू समाज के आईली कानून ये हैं और मुस्लिम समाज के आईली कानून ये हैं, तो उन्होंने अब बीच में एक ऐसा यूनिफॉर्म या सेकुलर कानून बनाना शुरू किया और कहा कि इस हलके में, इस क्षेत्र में हम हिंदू और मुसलमानों को एक तरह से हम ट्रीट करेंगे। अब ये क्या हुआ, जैसे आपको जो क्राइम से रिलेटेड, जो जुर्म से रिलेटेड जो पीनल कोड बने वो बने, तिजारत से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, ये सारे जो कानून धीरे धीरे जो बढ़ने शुरू हुए, तो हुआ क्या कि सेकुलर कानून का जो हल्का था वो बढ़ता चला गया और आईली कानून का जो हल्का था वो कम होता चला गया। यानी कुछ ही सालों के अंदर में, अंग्रेजी हुकूमत के कुछ ही सालों के अंदर में, जो मामला किसी भी इंसान के शादी, ब्याह, निकाह, मिरास से मुतालिक था, वहां पे तो आपके जो धार्मिक, जो पर्सनल, जो आईली जो कानून थे, वहां पे तो आपको आजादी दी गई। लेकिन जो भी दुनियावी जिंदगी थी, जो पब्लिक लाइफ थी, उसमें हिंदू और मुसलमान के लिए एक ही कानून आया जिसको हम कहते हैं एकसा या यूनिफॉर्म, और उसको हम कहते हैं सेकुलर। जब हम सेकुलर कहते हैं तो इसका मतलब कॉम्युनल और सेकुलर नहीं है, माने मॉडर्न लॉ आया। तो कई बार क्या होता है, मॉडर्न लॉ और कई बार कम्युनिटी लॉ के बीच में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। अब कॉन्फ्लिक्ट होने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आईली कानून के अंदर में मुसलमानों को है कि एक से ज्यादा आप शादी कर सकते हैं, लेकिन आप बताइए कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने कहा कि देखिए अगर किसी ने एक से ज्यादा शादी की तो हमको उनको नौकरी पर नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर टकराहट हो गई, क्योंकि नौकरी, सरकारी नौकरी पाने के लिए आप एक साथ दो बीवी नहीं रख सकते हैं। लेकिन आपका आईली कानून कहता है कि नहीं, आप अपने धर्म और अपने अकीदे के मुताबिक आप शादी ब्याह का मामला कर सकते हैं। तो ये कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ। एक और अहम बात है, समझ लीजिए कि जब 20वीं सदी में जिस तरह से यूरोप में जो कौमी रियासत का जो तश्कील हुई, तो वहां पे कौमी रियासत की जो तश्कील हुई, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मॉडर्न नेशन स्टेट, तो वहां पे जो उसके नजरिए साज थे, उनको ये लगा कि मुल्क तभी मजबूत होगा जब मुल्क की तहजीब, सकाफत, कानून, रस्म रिवाज एक ही तरीके से हो। लेकिन उनकी सोच गलत थी। सोच इसलिए गलत थी कि मुल्क वही मजबूत होता है जहां पर डाइवर्सिटी होती है। मुल्क वो मजबूत नहीं होता है जहां भी सबको एक ही रंग में रंग दिया जाए, एक ही कानून सब पे थोप दिया जाए। लेकिन एक ऐसा दौर था काज़मी साहब, जो मॉडर्निटी का जो जादू था ना, लोगों के सर पे चढ़ा हुआ था कि नहीं, हमको एक मजबूत मुल्क बनाना है, हमको एक तरह के कानून बनाने हैं ताकि कोई क्या कहते हैं, कोई उसमें कुछ कमियां ना रह जाए। तो इसलिए जब हमको अंग्रेजों से जब आजादी मिली, तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जी थी, कानून साज, आईन साज जब असेंबली थी, तो इसमें बड़ी बहस हुई। खासकर जो आपको हिंदू राइट थे,
जो उनको कहना था कि नहीं नहीं हम यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहेंगे क्योंकि हमको एक स्ट्रॉन्ग स्टेट बनाना है, हमको एक मजबूत मुल्क बनाना है। ये बहुत सारे आईली कानून जो है ना वो कुछ मजबूत नहीं बना पाते मुल्क को, क्योंकि उनकी जो सोच थी ना वो हिंदुस्तान की तारीख और तहजीब को नहीं देख रहे थे, वो देख रहे थे अंग्रेज से, वो देख रहे थे यूरोप की तारीख को जिससे वो लड़ रहे हैं जाहिरी तौर पे। लेकिन उनको ये भी लग रहा है कि उन्हीं की तरह हमें मजबूत मुल्क भी बनाना है। लेकिन भारत में बहुत सारे ऐसे लीडर थे जिन्होंने इस तरह के कंसेप्ट की तनकीद किया। गांधी जी उसमें थे, और गांधी जी भी डाइवर्सिटी को कहते थे कि ये इंपॉर्टेंट चीज है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जब आजादी की लड़ाई हुई और मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें अलग मुल्क चाहिए, जो देवबंद के जो उलमा थे उन लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया, मुल्क को एक रखने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। और उस वक्त कांग्रेस ने भी उनसे वादा किया कि हम आपके आईली कानून, आपके मजहब की हम पूरी हिफाजत करेंगे। और जिस तरह से एक मदीना में देखा गया कि मुख्तलिफ मजहब के लोग एक साथ रह सकते हैं बशर्ते कि हम उनके धर्म का आदर करें। तो जब मुल्क बना, हमारा मुल्क बना, और जब हमारा आईन बना, तो हमारे आईन के बुनियादी दस्तूर में आपको धार्मिक आजादी दी गई, मजहबी आजादी दी गई, कल्चरल डाइवर्सिटी दिया गया, अकलियतों को अपने तालीमी इदारे, अपने धर्म पे चलने, अपने आईली कानून पे चलने की पूरी इजाजत दी गई। और एक और बात याद रखिए कि किसी भी डेमोक्रेसी की जो रूह है वो है बुनियादी हुकूक, उसको कभी वापस नहीं लिया जा सकता है। अगर आपके बुनियादी हुकूक को अगर किसी ने उसकी पामाली की, आप कोर्ट जाएंगे और कोर्ट फौरन उसके ऊपर नोटिस लेता है, क्योंकि अगर बुनियादी हुकूक का पालन नहीं हो रहा है तो जमहूरियत नहीं है। लेकिन कंट्राडिक्शन एक और थी जो आपके सवाल से मेरा जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ लोगों को था नहीं, तुम डाइवर्सिटी तो दे दिया ठीक है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मुल्क जरूर होना चाहिए, एक यूनिफॉर्म कानून जरूर होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसमें बड़ी बहस हुई, और इसके हामी भी थे, इसके मुखालिफ भी थे। फिर बाबा साहब अम्बेडकर जो थे वो वहां पे खड़ा हुए। एक बात याद रखिए, बाबा साहब अम्बेडकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को चाहते थे कि इस तरह का एक कानून आ जाए जिसका इस्तेमाल आरएसएस और बीजेपी के लोग करते हैं कि अम्बेडकर जी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थक थे, तो आप लोग क्यों नहीं इसके समर्थक है। लेकिन अम्बेडकर जी एक और बात समझते थे कि देखिए कोई भी हुकूमत कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी कि जनता बगावत करने पर उतर जाए। हमारी एक राय हो सकती है, मुनफरिद राय हो सकता है कि काजमी साहब उससे हमारा आपसे हमारा इख्तलाफ भी हो, लेकिन जब तक पूरे लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं हो तब तक हम इस पर थोप नहीं सकते हैं। इसलिए अगर अम्बेडकर साहब को लगता था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए तो ये उनकी राय है, आपको लगता है कि नहीं होनी चाहिए तो ये मेरी राय है। लेकिन अंबेडकर जी की जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि थोपना नहीं है कानून, नहीं तो मुल्क कमजोर हो जाएगा। और ये बात अंबेडकर जी की उस जमाने के जो हमारे आईन थे उनको समझ में आ गए। उन्होंने कहा कि अब एक काम करो, इसको ठंडे बस्ते में इस इशू को डाल दो। तो ठंडे बस्ते में इस इशू को डालने के लिए हमारे आईन के हिस्सा नंबर 4 चौथे हिस्से में एक सेक्शन है जो कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी रियासत के रहनुमा उसूल, उसमें डाल दिया गया। एक और बात है, पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ाते हैं, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा तो आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल में अगर कोई बातें लिखी गई हैं और अगर उस बात पे कानून पार्लियामेंट में नहीं बनाया तो उसकी हैसियत अदालत में बहुत ज्यादा नहीं होती है। वो एक होता है ना, एक गाइडलाइंस टाइप की बातें होती है। जब तक इसको अमली जामा, कानूनी जामा नहीं पहनाया जाएगा तब तक इसके ऊपर कोई मतलब आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। एक और आखिरी बात कहूंगा कि ये हिंदू राइट लोग बार बार आईन की बात करते हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करते हैं कि अरे क्यों नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए। लेकिन साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि फंडामेंटल राइट्स का दर्जा हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल से कहीं ज्यादा अहम है। और दूसरी बात, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के आर्टिकल 44 में एक्सा सिविल कोड की बात की गई है, लेकिन उससे पहले वही डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहता है कि मजदूरों को उसका हक दो, मजदूरों को कारोबार में बराबरी दो, लोगों की गुर्बत को दूर करने के लिए काम करो, भलाई के लिए काम करो। रियासत जो
वो फलाही कामों में ज्यादा से ज्यादा रोल अदा करे। फलाही कामों के नाम पे एक चवन्नी खर्चा करने से ये जो ऊपर बैठे हुए लोग घबराते हैं, उनको लगता है अरे उनके जेब से पैसा चला गया। लेकिन जो इशू जो समाज को बांटता है वो इनके बड़े करीब है। तो आप ये सवाल पूछिएगा कि जी, जी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल के नाम पे अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए तो वो है आर्टिकल नंबर 44 में। तो पहले आप आर्टिकल 43 को या उससे पहले जो जो बातें कहेंगे उसको तो नाफिज कर दीजिए, फिर 44 पे भी आइएगा। वो क्या कर रहे हैं, पहले तल्ले पे नहीं आएंगे, दूसरे पर नहीं आएंगे, वो 40वें पे चले जाएंगे, वो 44वें पे चले जाएंगे, क्योंकि उनका मकसद है मुसलमानों को एजिटेट करना, लोगों को पोलराइज करना और कम्युनल माहौल बनाना, ताकि लोग धर्म के नशे में चूर हो जाएं और अपने मफाद को भूल जाएं और वोट डाले धर्म के नाम पे, और एक बार फिर 5 साल के लिए उनके पास सत्ता आ जाए। जी, मैं उसी सवाल पर आने वाला था कि आरएसएस आखिर इसको क्यों इस्तेमाल करना चाहती है, वो आपने जवाब दे दिया। लेकिन अब ये बताइए कि जिस तरह से इसका हर इलेक्शन में इस्तेमाल होता है और जो पोलराइज होने वाले हिंदू हैं जो वोट कर देते हैं बीजेपी, वो पूरे 5 साल फिर क्यों नहीं मांग करते कि साहब वो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लाने वाले थे वो क्यों नहीं लाए? क्योंकि खुद हिंदुओं के लिए भी वो बड़ा मसला है। वहां भी बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए वो तैयार नहीं होंगे। तो आखिर ये जिसे कहते हैं वो अब उसको कौन सा जानवर होता है, वो लाल कपड़ा दिखा के इसी को क्यों भड़काया जाता है और ये वाले दूसरे वाले खामोश बैठे तमाशा करते हैं? देखिए, एक और चीज मैं अर्ज कर दूं कि जिस जमाने में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बड़ी वकालत करते थे हिंदू राइट के लोग और कहते थे कि नहीं ये आना चाहिए, बड़ा मुल्क इससे बहुत मजबूत हो जाएगा, तरक्की पसंद मतलब जो बदलाव लाने के लिए बड़ा जरूरी है, तो उनकी एक और देखिए, उनका एक और क्या कहेंगे, उनका दोहरा उनका रवैया देखिए कि उसी दौर में जब बाबा साहब अंबेडकर भारत के कानून मंत्री थे तो हिंदू कोड बिल में इस्लाह करने के लिए वो कोशिश कर रहे थे। क्या इस्लाह करना है कि हिंदू मजहब के अंदर में डाइवोर्स यानी तलाक जो है उसका वहां पे प्रावधान, वहां पे उस तरह का कोई सिस्टम नहीं था। इस्लाम दुनिया का उसके ऊपर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि जब शादियां हो जाएं और शादी ना चले तो इससे बेहतर है कि वो शादी जो है लोगों के लिए एक प्रॉब्लम बन जाए, जिंदगी दोनों की तबाह हो जाए। इससे बेहतर है कि दोनों एक रास्ता अपना के अलग हो जाएं, अपने अपने रास्ते अलग कर दिए। इसलिए इस्लाम ने डाइवोर्स को जो एक सिस्टम है उसको शुरू किया। देखिए, डाइवोर्स का सिस्टम नहीं है दूसरे मजहब में। दूसरी बात देखिए, इस्लाम ने औरतों के लिए प्रॉपर्टी राइट्स की बात कही है, सुन लीजिए, कि उनको उनको हक दिया जाए। हिंदू कोड बिल में क्या था, उससे पहले जब हिंदू जो आईली कानून था उसमें रिफॉर्म्स नहीं हुआ था, उनको क्या है प्रॉपर्टी में भी राइट्स नहीं मिलते थे और डाइवोर्स यानी तलाक भी नहीं मिलता था। औरतों के खिलाफ बहुत सारे ऐसे रस्म रिवाज थे जो ठीक नहीं थे। तो जब बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि हमें अब समाज में बराबरी लाना है, जिनसी गैर बराबरी को दूर करना है, हमको अधिकार देने हैं, और बाबा साहब अंबेडकर ने एक बड़ा अहम मकाला लिखा था कि उसका नाम है द राइज एंड फॉल ऑफ हिंदू वीमेन। और उन्होंने कहा है कि जो भारत की जो हिंदू समाज की जो औरतें हैं उनकी हालत भी पिछड़े और दलित समाज के लोगों की तरह है, उनको भी बराबरी नहीं है। वो बड़े गमजदा थे, वो चाहते थे कि उनका दुख दर्द ठीक किया जाए और जब मुल्क आजाद हो गया तब उनको भी बराबरी दी जाए, इससे मुल्क बहुत ही आगे जाएगा। उस वक्त क्या हुआ था, हिंदू महासभा और आरएसएस के लोग ने मतलब पूरी नेहरू के ऊपर, पूरे अंबेडकर के ऊपर और पूरे तहरीक के खिलाफ बड़ी मुखालफत की थी। और उन्होंने कहा कि अरे ये क्या, हिंदू कोड बिल लाने की और इसमें इस्लाह करने की क्या जरूरत है, और रियासत को इसमें कोई अधिकार नहीं है कि आप आईली कानून के साथ छेड़छाड़ करें। और देखिए भाई, अगर वही बात मुसलमान कहता है कि आईली कानून के साथ छेड़छाड़ ना होनी चाहिए, तो आप कहते हैं कि वो दकियानूस है, वो बिल्कुल मुल्क मुखालिफ है। और जिस जमाने में मेजोरिटी कम्युनिटी की महिलाओं के लिए कुछ किया जा रहा था तो वो उसके खिलाफ
क्या कर रहे थे, रैलियां निकाल रहे थे। तो ये इनका डबल चरित्र है, लोग भूल जाते हैं और ये अपना चेहरा बदल के आ जाते हैं कि हम बहुत महिलाओं के अधिकार के बहुत बड़े रक्षक हैं। एक और बात याद रखिए, 1970 तक इन लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बहुत जानकारी नहीं थी कि ये बहुत ही बहुत ही सेंसिटिव इशू है। और आरएसएस का जो मुख्य पत्र है ऑर्गेनाइजर, उसमें उस जमाने के जो सर संचालक थे, आरएसएस के सबसे बड़े सुप्रीम लीडर थे गोलवरकर जी, उनका शायद इंटरव्यू छपा है, आप अभी भी देखेंगे, इंटरनेट पर मिल जाएगा। उनसे पूछा गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के क्या आप हामी हैं? उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए, ये इस मुल्क में डाइवर्सिटी है। लेकिन कुछ ही साल बाद जब साहबानों का मसला आया तो उनको लग गया, ओ ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, तुम औरतों के हुकूक की बात करो, मुस्लिम समाज को बदनाम करो और देने के नाम पे कुछ भी मत दो। उसके बाद से 1980 के बाद से उन्होंने लगातार अपने एजेंडे में यूनिफॉर्म सिविल कोड को शामिल कर लिया। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि पूरी डिबेट जो है वो मुसलमान वर्सेस हिंदू के तौर पर पेश की जाती है। पूरा गेम सेट करता है हिंदू राइट, और कुछ अनजाने सीधे साधे या सब कुछ जान के भी सीधे साधे बने हुए कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग भी उस गेम का हिस्सा हो जाते हैं और फील्डिंग करने लगते हैं। कहां? बाउंड्री पर फील्डिंग करने लगते हैं। उनसे उन सारी चीजों से बचने के लिए मैं अब आखिरी हिस्से में बस 5 मिनट और लूंगा और मैं आप हमारा टाइम खत्म हो रहा है, बिल्कुल बहुत ही ब्रीफ में आप जो बताना चाहें जरा बताइए। ये रिपोर्ट है, मैं खत्म कर दे रहा हूं, 2 से 3 ही मिनट दे दीजिए। हाँ। ये रिपोर्ट जो है ये 21वीं लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, 21st लॉ कमीशन की रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट जो लॉ कमीशन है वो भारत सरकार के अंदर में है। ये कोई लॉ कमीशन ऐसा नहीं है कि इसको मुसलमानों ने बना दिया और इसको लेफ्टिस्टों ने बना दिया। ये भारत सरकार के तहत है, ये सरकारी इदारा है, बहुत ही बावकार इदारा है, समझे। इस इदारे ने, इस संगठन ने 2016-17 के करीब में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अपील की कि आप राय भेजिए। इसने लोगों की राय सुनी, लोगों से बातचीत की, माहिरीन से उनकी राय ली और 182 पेज की एक मुश्तमिल रिपोर्ट साया की। और इस रिपोर्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट पर, ये मौजूद है। और इस रिपोर्ट की 2-4 अहम बातें मैं कहना चाहता हूं। इस रिपोर्ट में ये बात कही गई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है। इस रिपोर्ट में कही गई है इस मुल्क में कल्चरल डाइवर्सिटी को बचाने की जरूरत है। इस रिपोर्ट में कही गई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को थोपने से ठीक नहीं होगा, मुल्क कमजोर होगा। इस रिपोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उसकी तारीफ की गई है और कई जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसकी तारीफ की गई है कि देखिए यहाँ पे औरतों को हुकूक है और इसमें डाइवर्स का सिस्टम है। और एक और बात जान लीजिए कि इस रिपोर्ट के अंदर में सिर्फ बात मुसलमानों की नहीं है, हिंदुओं की बात है, पारसी की बात है, इसके अंदर में ईसाइयों की बात है, इसके अंदर में स्पेशल मैरिज एक्ट की बात कही गई है। और इस रिपोर्ट की जो रूह है वो है महिलाओं के खिलाफ हो रहे भेदभाव को खत्म करो, महिलाओं के खिलाफ, खवातीन के खिलाफ हो रहे इम्तियाजात को खत्म करो और उनको बराबरी के अधिकार दो, आर्थिक मामलों में, इकोनॉमिक मामलों में। और इसमें सारी रिपोर्ट, इसमें सारे आईली कानून में बदलाव की बात की गई। बदलाव का मतलब इसमें तब्दीली नहीं, इसमें जहां जहां इस्लाह की जरूरत है, जहां जहां कमजोरियां हैं उसकी तरफ इस्लाह कही गई। कोई ये ना समझे कि ये जो कमीशन है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ है या हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ, ऐसी नहीं, उसमें जो कमियां हैं उसको बता रहा है। अब देखिए हिंदू कोड बिल के अंदर में जो टैक्स जो होता है वो ज्वाइंट फैमिली के नाम पर टैक्स का बहुत सारा कंसेशन मिल जाता है, उसके ऊपर इसने इशारा किया कि इसकी वजह से जो मुसलमान हैं, जो पारसी हैं, उनको इसका फायदा नहीं मिल सकता है, तो इसको दूर करना चाहिए। इसके अलावा पारसी जो महिलाएं हैं अगर वो गैर पारसी से शादी कर लेती हैं तो उनके हुकूक छीन लिए जाते हैं, उसके खिलाफ भी बोल रहा है। इसके अलावा अलग बच्चों की देखभाल, मिरास के बारे में बात कही गई है। ईसाई समाज के अंदर में जो डाइवोर्स है वो बहुत आसान नहीं है, इसके बारे में भी बात कही गई है। और स्पेशल मैरिज एक्ट में जब आप शादी करते हैं
और उसमें क्या होता है, नोटिस दी जाती है माता पिता को, घर वाले को, बाहर बोर्ड लगता है और 1 महीने की नोटिस होती है। इस दौरान में अगर कोई अपने धर्म से बाहर निकल के या अपनी जात से बाहर निकल के शादी करना चाहता है कोई जोड़े, तो उसके ऊपर बहुत सारी अड़चनें पैदा होता रही है। और एक कोर्ट ये कह रहा है, सॉरी, ये जो कमीशन की रिपोर्ट कर रही है कि इस मुद्दत को कम करनी चाहिए। यानी इस रिपोर्ट के अंदर में सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, इस रिपोर्ट के बारे में तमाम धर्म के मानने वाले और न मानने वाले जितने भी हिंदुस्तानी हैं उनकी भलाई की बात की गई है, महिलाओं के अधिकार की बात कही गई है। तो इस पे अमल करने के बजाय, सुन लीजिए आखिरी बात, इस पे अमल करने के बजाय जो सरकार है, जो मोदी सरकार है, उसने कुछ भी नहीं किया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, इस मुल्क के बड़े बड़े जो आईन के माहिरीन हैं उनका कहना है कि सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन इलेक्शन आने से ऐन कब्ल उन्होंने फिर 22वें लॉ कमीशन की मदद से फिर इस इशू को छेड़ दिया। अब आप पूछिए कि 3 साल पहले जब रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट ने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो 3 साल के अंदर में क्या बदलाव हो गया कि फिर इस पे बहस शुरू हो गई। आखिरी बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर नाफिज हो जाता है तो जितना नुकसान मुसलमानों का नहीं होगा, उससे ज्यादा या उसके बराबर नुकसान आदिवासियों का होने जा रहा है। पूछिए कैसे? आदिवासियों को भी उनके आईली कानून को भारत सरकार या यहाँ का आईन उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। यानी आदिवासी अपने अपने तौर तरीके से अपने रस्म रिवाज पर चल सकते हैं, और आदिवासियों की जो जमीन होती है उसकी देखभाल करने के लिए उनकी लोकल काउंसिल होती है और उसमें बहुत ज्यादा मुदाखलत नहीं होती है। और गैर आदिवासियों की जमीन जो है उसको, सॉरी, आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है। और इसी तरह जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वहां पर भी उनको तरह तरह के प्रोटेक्शन उनके आईली कानून और उनकी जमीन और उनके लैंड्स को दी गई है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लाके पूरी कोशिश है कि उनके उस अधिकार को किसी तरह से कमजोर किया जाए, उसको छीन लिया जाए, ताकि जिस जंगल में पेड़ पौधे हैं, वसाइल है, वहां पे जो कारपोरेट लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उसको जाएं और उसको लूट ले। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, इस मसले को कभी हिंदू मुसलमान के तौर पर मत देखो, इस पूरे मसले को पूरी भारत की जो कमजोर तबकात है उनके नुक्ते नजर से देखो, हर हिंदुस्तानी के नुक्ते नजर से देखो, और कोई भी जज्बाती रद्द अमल मत दो। और हमें चाहिए कि हम कमजोर तबके के साथ अपने इत्तेहाद को बड़ा करें, और मुस्लिम लीडरशिप को चाहिए कि वो आदिवासियों के पीछे चले और ईसाइयों के पीछे चले और पारसियों के पीछे चले, हिंदू समाज के पीछे चले, और कहें कि ये मुल्क को बचाने की हमारी कोशिश होनी चाहिए। मुल्क बचना ज्यादा अहम है। सियासत और इलेक्शन आएंगे और जाएंगे, और चुनावबाजों से हमें बचने की जरूरत है, मुल्क को कमजोर करने वालों से बचने की जरूरत है। कहीं से भी जज्बाती बात कहने की जरूरत नहीं है, और मीडिया के ट्रैप में फंसने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय कुमार जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से कॉम्प्रिहेंड किया, और इसमें जो जज्बात भड़का करके मुसलमानों को खास तौर पर उलझाने की कोशिश होती है वो आपने बता दिया। और बिल्कुल ऐसा ही है कि कहीं पे इशारा और कहीं पे निशाना। इशारा मुसलमानों का, निशाना जो है वो आदिवासी और कमज़ोर तबकात के लोग और कॉरपोरेट घरानों को, जो अडानी अंबानी जो इस सरकार के दोस्त हैं, उनको फायदा पहुंचाने का इंतजाम। सरकार भी बन जाए, अपने ये साहूकार भी बच जाएं, और आम लोग जाएं भाड़ में, उनके सारे हकूक जाएं भाड़ में। आम लोग हिंदू मुसलमान करके लड़ते मरते रहें, और इनकी सरकार भी बचे और इनके साहूकार भी बचें। ये है पूरा नतीजा। इससे होशियार रहने की जरूरत है, और उन मुस्लिम लीडर्स से भी होशियार रहने की जरूरत है जिनके घरों पर लिफाफे पहुंचते हैं और उनसे बयान दिलवाए जाते हैं। मैं बहुत ही जिम्मेदारी से 40 साल की पत्रकारिता के नतीजे में इस वक्त एक जो आरएसएस का अखबार है, वो जिनको रोजाना लीडर बना करके पेश करता है, वो जो आधी रात कर को जाकर के मिलते हैं आरएसएस चीफ से और बाहर निकल करके मुसलमानों का लीडर बनने का दावा भी करते हैं, वही लोग बेच रहे हैं। इसको समझें, सबको समझने की जरूरत है। और ये सिर्फ मुसलमानों को नुकसान के लिए नहीं है, ये वो आरएसएस के
मनोवादियों की मदद करने में सहायता दे रहे हैं, मददगार हैं और देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और सबका ही नुकसान होगा अगर देश का नुकसान होगा, किसी एक धर्म के लोगों का नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभय कुमार जी, आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी पीएचडी इसी टॉपिक पर है, आपने मजमून भी लिखा है, आपने तमाम कानूनी बारीकियां बता दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।